नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए दृष्टि द विजन पुस्तक का पूरा मैटर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पुस्तक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है। ये नए पुराने सारे कंटेंट इस पुस्तक में है। तो इस किताब की केवल रीडिंग करने से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से इस पुस्तक का जो फर्स्ट पेपर है उसके खंड 1 का बहुत सारा टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब हम एकदम लास्ट चल रहे हैं। शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, शोध अभिवृत्ति संप्रेषण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। उसको आप कभी भी लगा के सुन सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और वहाँ से आप चाहें तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर सकते हैं। लोक विकास पर और पर्यावरण, ये वाला टॉपिक, और उच्चतर शिक्षा प्रणाली, ये दोनों टॉपिक बहुत ही बड़े हैं। मतलब इसमें मैटर बहुत ज़्यादा है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अभी तक मैंने लोक विकास और पर्यावरण का 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मुझे लगता है अभी कम से कम 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका मैटर कवर होगा। तो आज की क्लास में हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं लोक विकास और पर्यावरण का। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना मैटर आज कवर हो पाता है। उसके बाद एक वीडियो और लाके इसके मैटर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है। लेकिन जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये हमेशा के लिए है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारे टॉपिक आपके वो फर्स्ट पेपर में है, तो आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। फिर ये ख़त्म होने के बाद हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली लाएंगे। तो आज हम लोक विकास और पर्यावरण को ही तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो हम देख रहे थे लोक विकास और पर्यावरण, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। तो आप पिछली 2 वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट का लिंक भी दे दूँगी। तो चलिए, जहाँ तक हो गया था वहाँ के आगे देखते हैं। तो आज हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय संगठन से शुरू करने वाले थे। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि जल्दी जल्दी मैटर कवर हो जाए। तो राष्ट्रीय संगठन का नाम है और इसकी विशेषता है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। ये जैव विविधता पर पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल। फिर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। ये वन्य पादप संसाधन का वर्गीकरण एवं पुष्प अध्ययन है इसमें। फिर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता। इसकी विशेषता है प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रलेखीकरण। फिर है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर, पक्षी शोध संस्थान है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ये वैश्विक जैविक विविधता संरक्षण है यहाँ पे। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड। इसकी विशेषता है वन्य जीव अनुसंधान व प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण व अकादमिक कोर्स। फिर है, ये सब पूछता है कि कहाँ पे है, ये ज़्यादा याद रखिए आप लोग। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, वन संसाधनों का मूल्यांकन करना। फिर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई, पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु। फिर है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, वन्य जीवों विशेषतः चिड़ियाघरों में का संरक्षण करता है। फिर है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट नोएडा, एनसीआर, संकटापन्न प्रजातियों का प्राकृतिक आवास में संरक्षण। फिर है राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना। फिर है टेरी,
द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पर्यावरण व ऊर्जा संरक्षण धारणीय विकास को बढ़ावा देना। फिर है प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA, यह गैर वन प्रयोग के लिए वन भूमि की हुई क्षतिपूर्ति हेतु पौधारोपण कार्यक्रम है। फिर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, 1980 में स्थापित भारत का अग्रणी पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन है, जिसके संस्थापक पर्यावरणविद अनिल कुमार अग्रवाल थे। यह पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन करता है। तो डाउन टू अर्थ ये पर्यावरण पत्रिका है, ये भी पूछता है कि क्या है ये, तो ये पर्यावरण की पत्रिका है और ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है इसको प्रकाशन करता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वो सब तो राष्ट्रीय था, तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, नैरोबी केन्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972, स्टॉकहोम स्वीडन के परिणाम स्वरूप गठित। फिर है प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN, जेनेवा स्विट्जरलैंड। संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड स्विट्जरलैंड WWF। पर्यावरण शोध संरक्षण पुनर्स्थापना, स्लोगन है इसका फॉर ए लिविंग प्लेनेट। सबसे बड़ा वैश्विक स्वतंत्र संरक्षण संगठन, प्रतीक चिन्ह इसका है जायंट पांडा। फिर है वन्य जीव वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। भारत CITES में 1976 में शामिल हुआ था। फिर है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, बॉन, जर्मनी में संधि, इसे बॉन सम्मेलन भी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित करना। फिर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन UNEP व WMO द्वारा स्थापित। फिर है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन ITTO, उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण, प्रबंधन, उपयोग व व्यापार को बढ़ावा देना। फिर है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC, जैव विविधता सूचनाओं का एकत्रीकरण और आकलन। फिर है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट WWI, वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं पर स्वतंत्र शोध। फिर है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, धारणीय विकास को पर्यावरण से जोड़ना। फिर है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था, पर्यावरण संरक्षण व विकास को प्रोत्साहन देना। फिर है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक अंतर सरकारी संगठन। वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT, सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित गठबंधन, जिसका उद्देश्य वन्य जीव एवं संबंधित उत्पादों के अवैध तस्करी की तरफ लोगों और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। फिर है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक अंतर सरकारी संगठन। फिर है वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT, सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित गठबंधन, जिसका उद्देश्य वन्य जीव एवं वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT। इसकी विशेषता है कि ये सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित गठबंधन है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों एवं संबंधित उत्पादों के अवैध तस्करी की तरफ लोगों और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।
फिर है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF। इसमें सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। फिर है वन कार्बन भागीदारी सुविधा, FCPF। इसमें सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो देशों के REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तो ये ऐसे ऐसे एक एक लाइन दे सकता है और पूछ सकता है कि इनकी मतलब क्या विशेषताएं हैं। तो ये आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, यह IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। यह गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है जो वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखता है। फिर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। यह 1996 से वास्तविक रूप में प्रभाव में आया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जो एक कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन की समस्या के समाधान हेतु अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कार्यरत है। भारत तथा यूरोपीय यूनियन सहित 196 पार्टियां इसके हस्ताक्षरकर्ता देश में शामिल हैं। अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख सम्मेलन। ये एक एक का नाम दे देता है और इसके बारे में पूछ देता है कि कब हुआ था, इसमें क्या हुआ था। तो अगर ये आप सुने रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो पहला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, UNFCCC। इसकी विशेषता है कि जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय सम्मेलन था ये, जिसमें 1992 के सम्मेलन से संबंधित देश शामिल हो गए। इसकी सदस्यता सार्वभौमिक के करीब है। यह सम्मेलन 1994 से प्रभावी है। कन्वेंशन को सत्यापित करने वाले देशों की संख्या 197 है, जिन्हें पार्टीज टू द कन्वेंशन कहा जाता है। फिर है बर्लिन सम्मेलन। UNFCCC का प्रथम सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था, जिसे COP1 कहते हैं। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है। UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है, परंतु यह 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। इसे COP3 कहते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहीं से आई। फिर है बाली सम्मेलन। यह UNFCCC का 13वां सम्मेलन COP13 था। इस सम्मेलन में बाली रोड मैप को अपनाया गया था। शमन या न्यूनीकरण एवं अनुकूलन की अवधारणा पहली बार यहीं आई। फिर है कानकून सम्मेलन। यह 2010 में आयोजित UNFCCC का 16वां सम्मेलन यानी COP16 था। इस सम्मेलन में अधिकतम तापमान वृद्धि सीमा को 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया, जिसे भविष्य में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना था। इसी सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना हुई। फिर है वारसा सम्मेलन। यह COP19 था, जो पोलैंड की राजधानी वारसा में 2013 में संपन्न हुआ था। देशों ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC को तैयार करने का निर्णय लिया। REDD+ हेतु वार्षा फ्रेमवर्क तैयार हुआ। फिर है पेरिस सम्मेलन। यह UNFCCC का 21वां सम्मेलन COP21 था। लिए गए निर्णयों में
वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना था। इसके द्वारा 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने की योजना प्रस्तुत की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठजोड़ एवं मिशन इनोवेशन इसी सम्मेलन की देन है। फिर है मार्केस सम्मेलन। UNFCCC का 22वां सम्मेलन COP22 मोरक्को के शहर मराकेश में पेरिस समझौते की क्रियान्वयन हेतु आयोजित हुआ। मराकेश कार्य घोषणा एवं जलवायु सुभेद्य फोरम इस सम्मेलन के प्रमुख परिणाम थे। अगला है बॉन सम्मेलन। जर्मनी के शहर बॉन में UNFCCC का यह 23वां सम्मेलन आयोजित हुआ। अमेरिका के द्वारा पेरिस समझौते से अपना नाम वापस लेने के बाद यह वार्ता का प्रथम प्रयास था। फिर है कार्टोविस सम्मेलन। यह UNFCCC का 24वां सम्मेलन था जो पोलैंड के कार्टोविस में आयोजित किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मुद्दे पेरिस समझौते के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को अंतिम रूप देना, दूसरा तानालोवा संवाद 2018 का समापन और 2020 पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का सर्वेक्षण शामिल थे। अब हम देखेंगे जैव विविधता पर सम्मेलन। तो जैव विविधता सम्मेलन CBD, इसकी विशेषता थी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 1992 में आयोजित रियो अर्थ समिट में 150 सरकारी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। फिर है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसमें जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग से संबंधित है ये। फिर है नागोया सम्मेलन। 2010 में जापान के आइची प्रांत में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य आइची लक्ष्य रखे गए। फिर हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, यह 2010 में COP16 कानकून के अनुच्छेद 11 के तहत एक वित्तीय तंत्र है। GCF विकासशील देशों में प्रोजेक्ट कार्यक्रम, नीतियों एवं अन्य क्रियाविधियों को वित्तीय समर्थन देता है। फिर है GEF वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, 1991 में वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू, परंतु रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान पर्यावरणीय संपोषणीय विकास की वित्तीय सहायता अनुदान हेतु इसकी स्थापना की गई। प्रारंभिक सहयोगी UNDP, UNEP एवं वर्ल्ड बैंक थे, परंतु 1994 में इसे विश्व बैंक से अलग कर स्वतंत्र स्थायी संस्था बना दिया गया। यह संस्था CBD, UNFCCC, स्टॉकहोम पॉप्स, UNCCD एवं मिनी माटा कन्वेंशन ऑन मरकरी हेतु वित्तीयन करती है। फिर है REDD+, यह UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनकी उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। फिर है अनुकूलन, इसका अर्थ उन क्रियाकलापों से है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्षमता निर्माण कर सके। फिर है शमन, इसमें वे क्रियाएं शामिल हैं जो वातावरण में ताप अवशोषक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाती हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठजोड़ ISA। भारत ने COP21 में सौर ऊर्जा संपन्न 121 विकसित एवं विकासशील देशों के साथ इसकी शुरुआत की। फिर है मिशन इनोवेशन, 24 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता हेतु इसका शुभारंभ पेरिस सम्मेलन 2015 में किया।
इस हेतु एक ब्रेक थ्रू ऊर्जा गठबंधन बनाया ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में निवेश को दोगुना करना है। अब हम देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा संसाधन शक्ति संसाधन कहे जाते हैं जिन पर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का विकास निर्भर करता है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों सीमित मात्रा में उपलब्ध के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम आदि एवं नवीकरणीय स्रोतों जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास आदि आते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय को छांटने के लिए देता है। तो अनवीकरणीय स्रोत जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और नवीकरणीय स्रोत जो हैं वो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम, और नवीकरणीय में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास आदि। नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय हेतु आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत प्रयोग में लाई जाती है। फिर है भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा से 10 गीगावाट तथा लघु पनबिजली से 5 गीगावाट प्राप्त करना शामिल है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापन क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ने का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। जल विद्युत ऊर्जा। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ण करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत होती हैं। लघु जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं हैं। इसमें नवीन एवं अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सूक्ष्म जल विद्युत 100 केडब्ल्यू तक, मिनी जल विद्युत 101 से 2000 केडब्ल्यू तक और स्मॉल जल विद्युत 2001 से 2500 केडब्ल्यू तक। फिर है बृहद जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजना, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाओं द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं स्थापित किए जाते हैं। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का स्थान चीन, यूएसए व जर्मनी के बाद चौथा है। फिर है सौर ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है और इसका दोहन अति मितव्ययिता के साथ किया जा सकता है। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान राज्य में है। भारत सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन का 57.1% है। सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण की दो विधियां प्रचलित हैं। फोटोवोल्टिक सेल पर सूर्य द्वारा उत्सर्जित फोटॉन्स के पड़ने से सीधे बिजली पैदा होती है। यह सेल सिलिकॉन की दो परतों का बना होता है। इससे दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, यानी डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है, जिसको इन्वर्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा में बदल दिया जाता है। फिर है कॉन्सन्ट्रेटिंग सोलर पावर। यह सूर्यतापी तकनीकी भी कहलाता है। लेंस व मिरर के प्रयोग द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी उत्पन्न की जाती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा। यह पृथ्वी के परपटी में संचित ताप है, जिसे पृथ्वी के अंदर भंडारित यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम
आइसोटोप के विकिरण तथा पृथ्वी के क्रोड में मौजूद उच्च तापयुक्त तरल पदार्थ मैग्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ऊर्जा ज्वालामुखी उष्ण जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर विद्यमान है। किंतु भारत में इस नई प्रौद्योगिकी से ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे दोहन में सस्ती तकनीकी की कमी, संयंत्र को स्थापित करने में अधिक धन व्यय एवं इसे विशेष क्षेत्रों में ही लगाना संभव। भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र: लद्दाख पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण ज्वालामुखी, उत्तराखंड तपोवन, झारखंड सूरजकुंड हजारीबाग, छत्तीसगढ़ तातापानी बलरामपुर, ओडिशा तप्त पानी, मध्य प्रदेश अनहोनी, पश्चिमी तट महाराष्ट्र गुजरात, नर्मदा एवं सोन घाटी के क्षेत्र, दामोदर घाटी के क्षेत्र। अब देखेंगे समुद्र ऊर्जा। समुद्र तरंग ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, समुद्र धाराएं तथा तापीय ढाल के रूप में ऊर्जा के प्रतिनिधित्व करते हैं। तरंग ऊर्जा, एक के बाद एक तरंगों के उठने और गिरने से उत्पन्न ऊर्जा। भारत में तट रेखा के सहारे तरंग ऊर्जा की कुल संभाविता 40,000 मेगावाट है। फिर है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा के उठने और गिरने से उत्पन्न ऊर्जा। इस हेतु खाड़ी या मुहाने पर एक बांध बनाया जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं हुगली के ज्वारनदमुख क्षेत्रों में इस ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं। समस्याएं: ज्वार क्रीकों की कम संख्या, ऊंची ज्वार श्रेणी 5 मी से ऊपर के भारतीय तटीय क्षेत्रों में कमी, उच्च क्षमता क्षेत्र के सुदूरवर्ती होने के कारण ऊर्जा का पारेषण खर्चीला, बांध निर्माण कार्य भी खर्चीला। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभाविता क्षमता 9,000 मेगावाट है। फिर है बायोमास ऊर्जा। बायोमास के अंतर्गत जीवित या हाल फिलहाल में मृत जीव, पौधे या जंतु आते हैं। बायोमास का प्रयोग नवीकरणीय विद्युत, थर्मल ऊर्जा या परिवहन ईंधन, जैव ईंधन के उत्पादन हेतु किया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा का आशय उन फसलों, अवशिष्टों एवं अन्य जैविक पदार्थों से है जिनका उपयोग ऊर्जा या अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में किया जा सके। बायोमास में संचित ऊर्जा का निष्कासन नवीकरणीय विद्युत या ताप के उत्पादन हेतु किया जा सकता है। थर्मल ऊर्जा लकड़ी एवं शुष्क बायोमास के सीधे दहन द्वारा प्राप्त होती है, जो कि प्रदूषण का कारण बनती है। परंतु नवीकरणीय विद्युत या जैव विद्युत एवं जैव ईंधन पर्यावरणीय रूप से हितैषी है। जैव विद्युत का उत्पादन शुष्क बायोमास के दहन या गैसिफिकेशन द्वारा या नियंत्रित अनाक्सी अपघटन द्वारा प्राप्त बायोगैस मीथेन से किया जा सकता है। बायोमास द्वारा प्राप्त किए गए परिवहन ईंधन बायो ईंधन कहलाते हैं, जैसे मक्का एवं गन्ने से इथेनॉल तथा सोया, रेपसीड एवं पाम तेल से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। फिर है हाइड्रोजन ऊर्जा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को ही माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। हाइड्रोजन का उपयोग विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। यह सबसे सरल रासायनिक तत्व है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन। यह धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्वों में तीसरे स्थान पर आता है। वातावरण में हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन को या तो जीवाश्म ईंधन यथा गैसोलीन, मीथेनॉल, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, या इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा जल के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में विघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं। परंतु इसे प्राप्त करने की दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन द्वारा प्राप्त करते हैं तो यह अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, एवं अगर इसे जल द्वारा प्राप्त करने में आवश्यक ऊर्जा को पवन या सौर द्वारा प्राप्त करते हैं तो यह नवीकरणीय ऊर्जा कही जाती है। अगर हाइड्रोजन का उत्पादन जल द्वारा होता है तो सह उत्पाद के रूप में सिर्फ शुद्ध जल प्राप्त होता है, परंतु जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करने में कार्बन डाइऑक्साइड भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
वास्तव में हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत न होकर एक माध्यम है जो ऊर्जा का परिवहन करता है एवं उसे संग्रहित करता है, जबकि सौर, पवन, प्राकृतिक गैस एवं तेल ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का उत्पादन गैसोलीन की अपेक्षा कहीं महंगा पड़ता है, इसलिए कभी कभी हाइड्रोजन को ऊर्जा उदासीन के करीब माना जाता है, अर्थात इसके उत्पादन में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ही ऊर्जा वह अंत में उत्पादित करता है। हाइड्रोजन के दहन से ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में ज़्यादातर हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। ईंधन सेल, यह एक विद्युत रासायनिक यंत्र है जो हाइड्रोजन या अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर स्वच्छता एवं सक्षमता पूर्वक विद्युत का उत्पादन करता है। अगर ईंधन सेल में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो यह हाइड्रोजन ईंधन सेल कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर उप उत्पाद के रूप में विद्युत ताप एवं शुद्ध जल का उत्पादन करता है। सामान्यतः इसमें ऑक्सीजन को हवा से प्राप्त किया जाता है। इसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चूँकि यहाँ दहन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, अतः कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। एक सिंगल फ्यूल सेल दिष्ट धारा की छोटी मात्रा का उत्पादन करता है। हाइड्रोजन एवं फास्फोरिक एसिड बहुत ही सामान्य प्रकार के ईंधन सेल हैं। अल्काइन फ्यूल सेल सिस्टम का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। नोट: कई मामले में ईंधन सेल कार या MP3 प्लेयर आदि में लगने वाले बैटरी के समान ही हैं, जैसे दोनों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, परंतु बैटरी की तरह ये डिस्चार्ज नहीं होते। ईंधन सेल के अनुप्रयोग: हाथ में पकड़ने योग्य छोटे उपकरण यथा मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कार से लेकर बस तक को विद्युत उपलब्ध कराने में। ऑफिस भवनों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं संस्थागत सुविधाओं हेतु स्थिर विद्युत उपलब्ध कराने में। ये उन दूरस्थ स्थानों हेतु काफ़ी उपयोगी हैं जहां परंपरागत विद्युत आपूर्ति की पहुंच सीमित या संभव नहीं है। ईंधन सेल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मोटर को विद्युत प्रदान करना अर्थात शहर को प्रकाशित करने हेतु विद्युत धारा का उत्पादन करना है। वर्तमान में ईंधन सेल का आकाश की ऊंचाइयों, अंतरिक्ष यान में से लेकर समुद्र की गहराइयों तक कुछ नवीनतम पनडुब्बियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। नोट: चूंकि इस प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, अतः इन ईंधन सेलों का अनुप्रयोग वर्तमान में प्रदर्शन प्रोजेक्टों तक सीमित है। लाभ: इसके प्रचालन में शोर नहीं होता, अतः इसे आवासीय क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है। यह प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करता। ये समय के साथ खराब नहीं होते एवं लीक नहीं होते। सीमाएं: ईंधन सेल के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु हाइड्रोजन के एक स्रोत का होना आवश्यक है। हाइड्रोजन को संग्रहित एवं वितरित करना मुश्किल है, अतः हाइड्रोजन गैस के स्टेशन उपलब्ध नहीं होते हैं। यह अत्यधिक खर्चीला है। प्राकृतिक संकट, खतरे अब देखेंगे हम लोग। संकट या खतरा उस घटना को कहते हैं जिसमें बड़े स्तर पर विनाश अर्थात जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगली आग, सूखा इत्यादि प्राकृतिक संकट हैं जिनसे अत्यधिक विनाश की संभावना रहती है। किंतु यही संकट जब मानव आबादी वाले क्षेत्रों में अपना विध्वंसात्मक प्रभाव दिखाता है अर्थात बड़े स्तर पर जान माल की क्षति का कारण बनता है, तब उसे आपदा कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि संकट या खतरा तब आपदा का रूप ले लेता है जब वह मानव आबादी वाले क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाता है। संकट और आपदा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, जबकि परमाणु विकिरण, विस्फोट, यातायात दुर्घटना, मानव आबादी वाले क्षेत्रों में लगी आग इत्यादि मानव निर्मित आपदाएं हैं।
कई बार तो मानवीय क्रियाकलाप जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास व निर्माण कार्य, परमाणु विखंडन आदि भी प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से प्रभावी कारक हो जाते हैं। संकट या खतरों का वर्गीकरण। संकट और आपदा को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं भूवैज्ञानिक संकट, जल मौसमी संकट, पर्यावरणीय संकट, जैविक संकट, रासायनिक, औद्योगिक, पारमाणविक संकट, दुर्घटनाजन्य संकट। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले भूवैज्ञानिक संकट कौन कौन से होते हैं, छांटने के लिए दे देता है। तो भूवैज्ञानिक संकट में आपका भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बांध टूटना, खाद्यान्न में आग आएगा। जल व मौसमी संकट में आएगा तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, लू, पाला, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, ओलावृष्टि, बर्फानी तूफान। पर्यावरणीय संकट में आएगा पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, बंजरीकरण, कीट संक्रमण, अफ्रीका महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सर्वाधिक खतरा है। जैविक संकट, महामारी, मानव व पशुओं से संबद्ध, खाद्य विषाक्तता, जन विनाशक हथियारों का प्रयोग। फिर रासायनिक, औद्योगिक एवं पारमाणविक दुर्घटनाएं। रासायनिक संकट, औद्योगिक संकट, तेल रिसाव, तेल में आग, और परमाणविक संकट। दुर्घटना संबंधी संकट, ट्रेन, नाव, सड़क दुर्घटना, विमान दुर्घटना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगी आग, वन में आग, बम विस्फोट, भवन गिरना, खादान में पानी भरना, विद्युत दुर्घटना, समारोह में दुर्घटना। तो ये सब ऐसे छांटने के लिए दे सकता है कि किस में आता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकट और आपदाएं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकटों का उल्लेख किया रहा है, जिसमें हम सबसे पहले भूकंप देखेंगे, यानी अर्थक्वेक। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के आंदोलित होने अर्थात अपने स्थान से खिसकने के कारण निर्गत ऊर्जा से भूमि में जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। इसके उत्पन्न होने के अन्य कारणों में भूस्खलन, खाद्यान्नों में विस्फोट, परमाणु परीक्षण आदि भी हैं। अतः भूकंप प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय कारणों से भी होता है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप का उद्गम केंद्र, तथा वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप तीव्रता की माप। भूकंप की तीव्रता की माप हेतु दो स्केलों, रिएक्टर स्केल तथा मर्केली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों पैमानों में रिएक्टर स्केल को अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि मर्केली स्केल में भूकंप की तीव्रता के स्थान पर उसकी ताकत को आधार बनाया जाता है। रिएक्टर स्केल की खोज 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से की थी। भूकंप तीव्रता की माप सिस्मोग्राफ से की जाती है। रिएक्टर स्केल पर प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना तथा भूकंप के दौरान निकला ऊर्जा 32 गुना बढ़ जाती है। इस स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को असरदार, 6 या उससे अधिक माप आने को खतरनाक तथा 7 या उससे अधिक माप को विनाशकारी माना जाता है। भूकंप की तरंगों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा सतही तरंगों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राथमिक यानी पी तरंगे सबसे कम असरदार तथा सतही यानी यल सर्वाधिक खतरनाक होती हैं। प्राथमिक पी तथा माध्यमिक एस तरंगे भूगर्भिक, जबकि सतही तरंगे एल धरातली होती हैं। भूकंप के क्षेत्र के आधार पर भारत को 4 भागों जोन 2, जोन 3, जोन 4 तथा जोन 5 में विभक्त किया गया है। जोन 2 सबसे कम खतरे वाला, जबकि जोन 5 सर्वाधिक खतरे वाला जोन है। जोन 5 में उत्तर पूर्व के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से। जोन 4 में उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग एवं दिल्ली। जोन 3 यानी कम खतरे वाले जोन के मध्य भारत, जबकि जोन 2 यानी सीमित खतरे वाले जोन में दक्षिण भारत के अधिकतर भाग आते हैं। अब हम देखेंगे सुनामी। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या कभी कभी उल्कापात के प्रभाव से समुद्र के अंदर अत्यधिक हलचल होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र आवेग के साथ साथ ऊंची ऊंची समुद्री तरंगें उठती हैं, जो महाविनाश को जन्म देने में सक्षम होती हैं। इसे ही सुनामी कहा जाता है।
इस प्रकार यह ज्वारी तरंग से भिन्न है। गहरे महासागर में जहाँ सुनामी की लंबाई सर्वाधिक तथा तरंगों की ऊंचाई कम होती है, वहीं तटों की ओर सुनामी के अग्रसर होने के साथ साथ तरंगों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसे ही शोलिंग प्रभाव कहते हैं। सुनामी का पता लगाने तथा संबद्ध सूचनाओं तीव्रता के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए DART तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जाल बल से उत्पन्न आकस्मिक संचलन से होती है। ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान पृथ्वी की आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट में गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर इसे ही लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया में लावा के अलावा पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प, राख, तरल पदार्थ, गैस आदि पदार्थ भी बाहर आते हैं। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गारें स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल तीनों को प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रियता के आधार पर इसके 3 भेद हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, इनसे समय समय पर लावा निकलता रहता है। लिपारी द्वीप समूह इटली का स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना इटली, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप भारत का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एरेबस अंटार्कटिका, मेयोन फिलीपींस, मौना लोआ हवाई द्वीप समूह आदि इसके उदाहरण हैं। फिर है सुषुप्त ज्वालामुखी। ये लंबे समय से सक्रिय नहीं होने पर भी कभी कभी सक्रिय हो उठते हैं। फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, नारकोंडम अंडमान निकोबार आदि इसके उदाहरण हैं। फिर है मृत ज्वालामुखी। इनसे लंबे अरसे या हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं होता तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं होती। किलीमंजारो तंजानिया, पोपा म्यांमार, एकांकागुआ अर्जेंटीना, मदेमबंद ईरान, चिम्बोराजो इक्वाडोर, कोह ए सुल्तान पाकिस्तान, कुछ मान्य स्रोतों के अनुसार ईरान में स्थित इसके उदाहरण हैं। अब देखेंगे चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जो बाहर से उच्च वायुदाब से घिरा रहता है, जिसके कारण परिधि से केंद्र की ओर अति तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। इसे वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत माना गया है। यह गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का हो सकता है। चक्रवात के प्रकार, स्थिति के आधार पर चक्रवात के 2 भेद हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पूरे वर्ष उत्पन्न होते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तर पश्चिम यूरोप। फिर है भूमध्य सागर, पाकिस्तान व उत्तर पश्चिम भारत। उत्तरी प्रशांत महासागर, अलास्का की खाड़ी से कैलिफोर्निया तक। चीनी सागर, जापान सागर, चीन सागर, उत्तर मध्य चीन। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों अक्षांशों में 5 से 30 डिग्री के बीच उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ओरियोलिस बल के कारण प्रायः इनका अभाव रहता है। प्रकृति के आधार पर इसे निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। क्षीण चक्रवात, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले चक्रवात। हरिकेन, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले चक्रवात। सुपर साइक्लोन, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं। कैरेबियन सागर, यहाँ आने वाले चक्रवात जून से अक्टूबर तक आते हैं, जिन्हें हरिकेन कहा जाता है। चीनी सागर, जापान, चीन व फिलीपींस को प्रभावित करने वाले ये चक्रवात जुलाई से अक्टूबर तक चलते हैं, इन्हें टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर,
ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर व ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर आने वाले चक्रवात हैं। भारत में ऐसे चक्रवात को चक्रवात, जबकि ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। अब हम देखेंगे बाढ़। बाढ़ ऐसा संकट है जिससे अत्यधिक वर्षा या कभी कभी अन्य कारणों से नदियों की अपवाह क्षमता अत्यधिक हो जाती है और नदियां तटबंधों को पार कर आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न कर देती हैं। बाढ़ जल मौसमी प्रकोप संकट है। बाढ़ प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से आ सकती है। प्राकृतिक प्रकोपों में जल मौसमी प्रकोप से जीवन और संपत्ति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है और जल मौसमी प्रकोप में बाढ़ से जान माल को सबसे अधिक क्षति होती है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक होने वाली आपदा बाढ़ ही है, जिससे प्रतिवर्ष सर्वाधिक लोग मारे जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। तात्क्षणिक बाढ़ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तात्क्षणिक बाढ़ संवहनीय दृष्टि से वायुमंडल के अस्थिर होने और इसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल विद्यमान रहने के कारण आती है। इसमें शुरुआती 6 घंटों के दौरान भारी वर्षा होती है जो सामान्यतः बादल फटने, तूफान या चक्रवात से संबद्ध होती है। वायरलेस नेटवर्क तथा टेलीफोन कनेक्शन बाढ़ की स्थिति की निगरानी में उपयोगी हैं, पर हर बार फ्लैश बाढ़ के मामले में समय पर निकासी की चेतावनियां संभव नहीं हो पाती। अब देखेंगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इस कानून को पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में लिए गए निर्णयों को लागू करना था। यह कानून सभी प्रकार के कानूनों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित हो सके। इस कानून में मुख्य रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है, जिसकी परिभाषा में हवा, पानी, भूमि, मनुष्यों, जीव जंतुओं, पौधों, जीवाणुओं व प्रकृति के आपस से संबंध शामिल हैं। प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। इस अधिनियम को 26 भागों व 4 अध्यायों में बांटा गया है। इस कानून के सेक्शन 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार को उन सब कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाना है जो न केवल पर्यावरण के संरक्षण में आवश्यक एवं सहायक हो, बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण, गुणवत्ता, बचाव एवं न्यूनीकरण में भी सहायक हो। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता के मापदंड बनाना, प्रदूषण नियंत्रण के मापदंड स्थापित करना, औद्योगिक स्थलों का नियंत्रित संचालन, खतरा पैदा करने वाले पदार्थों के नियंत्रण की विधियां खोजना आदि कार्य किए जाते हैं। इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजा व दंड का प्रावधान किया गया है। हर ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल या फिर 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों दिए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का यह कानून कुछ ऐसे प्रवर्तनों को भी अपने में सम्मिलित करता है जो किसी अन्य कानून में नहीं है। सेक्शन 19 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध पर कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक शिकायत केंद्र सरकार या उस प्राधिकारी द्वारा न की गई हो जो इस प्रयोजन हेतु सरकार की तरफ से नियुक्त है। इस कानून में नियोजित मापदंडों से अधिक मात्रा के पर्यावरणीय प्रदूषकों के निष्कासन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। खतरा पैदा करने वाले पदार्थों के उपयोग पर भी विशिष्ट प्रतिबंध है। राज्य द्वारा कार्यों का तालमेल, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का नियोजन व लागू करना, पर्यावरण स्तर के मापदंडों की स्थापना, विशेषकर वे जो कि पर्यावरण के प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं, आदि का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऐसा पहला पर्यावरण संबंधी कानून था जिसने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत किया। इसमें उद्योग बंद करने का आदेश, किसी भी उद्योग पर नियंत्रण का आदेश, परीक्षण के लिए स्वीकृति, किसी भी स्थान के जलवायु, भूमि या अन्य वस्तु के विश्लेषण करने का अधिकार शामिल है। इस कानून के तहत पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों वाले वाहनों के आवागमन, कृषि समेत अन्य मानव क्रियाओं का उचित दृष्टि से विनियमन किया जाता है।
इस अधिनियम को लागू करने के लिए जनता की भागीदारी और समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूक संचार माध्यमों, अच्छे प्रशासकों, अत्यधिक सजग नीति निर्माताओं, प्रबुद्ध न्यायपालिका और प्रशिक्षित व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए जो मिलकर कार्य कर सके और हमारे पर्यावरण को बिगाड़ने से बचा सके। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना देख लेते हैं। अब भारत को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने तथा देश के विकास पथ की पारिस्थितिकीय सततता को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति की आवश्यकता है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत विकास का मार्ग तैयार करने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। चूंकि यह अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध सदस्य के रूप में भूमिका निभाने हेतु तथा समग्र रूप से पूरी मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव का हल ढूंढने हेतु वैश्विक चुनौती में इसे योगदान देना है। लोगों की एक बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने तथा जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों के प्रति उनकी असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए उच्च प्रगति दर बनाए रखना आवश्यक है। सतत विकास मार्ग के द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का प्रयास किया गया है। इसी सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत के प्रधानमंत्री ने सन 2008 में भारतीय जलवायु परिवर्तनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। इसमें उन उपायों की पहचान की गई जो विकास संबंधी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सह लाभ भी उपलब्ध कराते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बहुमुखी, दीर्घकालीन और एकीकृत रणनीतियां तय की गई हैं ताकि उनके आधार पर मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इसमें ऐसे अनेक उपायों को भी रेखांकित किया गया है जिनसे भारत के विकास तथा अनुकूलन और उपशमन संबंधी जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन निम्न हैं: राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। अन्य नवीकरणीय और गैर जीवाश्म विकल्पों जैसे नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के दायरे के विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा के योगदान को महत्वपूर्ण रूप देने हेतु इसे लाया गया। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू और नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना है, जिसे अब 100 गीगावाट कर दिया गया है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां पर सूर्य की तेज रोशनी की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस कारण सौर ऊर्जा की भावी ऊर्जा स्रोत के रूप में काफ़ी संभावना है। इसमें ऊर्जा के विकेंद्रीकृत वितरण के प्रसार का लाभ भी शामिल है। सौर मिशन का दूसरा प्रमुख पहलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करना है जो अधिक सक्षम एवं सुविधाजनक सौर ऊर्जा तंत्र सृजन को समर्थ बना सके, साथ ही उन नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए जो सौर ऊर्जा के सतत उपयोग हेतु भंडारण को सक्षम बनाते हों। फिर है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 केंद्र सरकार में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और राज्यों में नामोदिष्ट संस्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी आदेश मुहैया कराता है। 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने इस मिशन को मंजूरी दी। इस हेतु 4 नई पहलों को लागू किया जाएगा। ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा बचत संबंधी सुधारों की लागत प्रभाविता को बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से व्यापार किया जा सके। उत्पादों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए नए उपायों के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में ऊर्जा बचत उपकरणों के प्रयोग में तेजी लाने के प्रयास को और तीव्र करना। ऐसे तंत्र को तैयार करना जो भावी ऊर्जा बचत अधिग्रहण द्वारा सभी क्षेत्रों में वित्त मांग प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता करे। ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साधन विकसित करना। अगला है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन।
इसमें भवन में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और सुनिश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के माध्यम से पर्यावास को सतत बनाने के लिए सतत पर्यावास राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। यह मिशन 3 पहलों के माध्यम से शहरी नियोजन और शहरी नवीकरण की एक घटक के रूप में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देता है। नए और बड़े व्यापारिक भवनों की ऊर्जा मांग को अनुकूलतम बनाने के लिए उनके डिजाइन से संबंधित ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को मौजूदा भवनों पर भी लागू करने के लिए इसके उपयोग का और विस्तार किया जाएगा। सामग्री एवं शहरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रबंधन पारिस्थितिकी रूप से सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक होगा। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एक विशिष्ट ध्यान का केंद्र होगा। जैव रसायन रूपांतरण, अपशिष्ट जल उपयोग, सीवेज उपयोग एवं पुनर्चक्रण विकल्पों पर ध्यान देने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को शामिल करना। बेहतर शहरी नियोजन एवं निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु दीर्घावधिक परिवहन योजना बनाना। इस मिशन के अवसंरचना के लचीलेपन, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और चरम जलवायु दशाओं के लिए चेतावनी प्रणाली में सुधार के उपाय तथा भावी जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की आवश्यकता पूरी होगी। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक क्षमता निर्माण भी है। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने तथा राज्य के अंदर एवं बाहर और अधिक उचित जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल मिशन लागू किया जाएगा। इसे 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी दी गई। यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के उपबंधों का पालन करेगा एवं जल उपयोग बचत को 20% तक बढ़ाकर जल उपयोग को युक्तिसंगत बनाने हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करेगा। इससे शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण भाग अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वे तटीय शहर जिनके पास अपर्याप्त वैकल्पिक जल स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकता को नई और उचित प्रौद्योगिकियों जैसे निम्न ताप अलवणीयता प्रौद्योगिकी जो सागर के पानी को पीने योग्य बनाती है को अपनाकर पूरा किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा और नदी बहाव में परिवर्तनशीलता से निपटने हेतु राज्यों से परामर्श कर राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित करना। इसमें वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। वाटर न्यूट्रल अथवा वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने एवं बड़े स्तर की सिंचाई कार्यक्रम जो छिड़काव, ड्रिप सिंचाई और नाली सिंचाई पर निर्भर है को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन ढांचा डिजाइन करना। फिर था हिमालयी परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसे 28 फरवरी 2014 को मंजूरी दी गई। हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय परितंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय विकसित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। हिमालय 12मासी नदियों का प्रमुख स्रोत है, अतः इस मिशन के तहत यह जानने की कोशिश की जाएगी कि हिमालय के हिमनद कैसे और किस हद तक काम हो रहे हैं और किस प्रकार इस समस्या को हल करने हेतु जलवायुविदों, ग्लेसियोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। दक्षिण एशियाई देशों और हिमालयी पारिस्थितिकी के साथ भागीदारी देशों के साथ सूचना का आदान प्रदान करना। हिमालयी परितंत्र में 51 मिलियन लोग निवास करते हैं। ये पर्वतीय कृषि करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद्य हैं तथा इसमें और अधिक वृद्धि की संभावना है। वन भूमि की सुरक्षा और इसमें बढ़ोतरी हेतु सामुदायिक संगठनों और पंचायतों को प्रोत्साहन देकर इन परितंत्रों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने और संवेदनशील परितंत्रों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए 2/3 क्षेत्रों को वनावरण के अंतर्गत रखना। फिर अगला है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। इसके तहत कार्बन सिंक सहित परितंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए हरित भारत नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की बात की गई है। 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी दे दी गई। पारिस्थितिकी संतुलन के परिरक्षण और जैव विविधता अनुरक्षण में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन एवं अत्यंत प्रभावी कार्बन सिंक भी बनाते हैं। वन एक अत्यंत प्रभावी कार्बन सिंक भी बनाते हैं। मिशन के कुल परिव्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात 75-25 होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 रखा गया है। प्रधानमंत्री ने पहले ही 5 मिलियन हेक्टेयर में वनीकरण के लिए हरित भारत अभियान की घोषणा की है। वन और वृक्षावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल का राष्ट्रीय लक्ष्य 33% है, जबकि वर्तमान वन और वृक्षावरण क्षेत्र 24.39% है।
राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में वन वृक्ष क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि करना। जैव विविधता हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं के साथ पारिस्थितिकी सेवाओं जैसे कार्बन अधिग्रहण में सुधार करना। वन में एवं आसपास रहने वाले 3 लाख परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना। फिर है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इस मिशन द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्यनीति बनाई गई है। इसमें फसलों की नई किस्मों की विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी फसलों की पहचान होगी और मौसम की उग्रता का सामना करने में सक्षम, लंबे समय तक सूखा सहन करने, बाढ़ और अनिवार्य नमी उपलब्धता वाली फसलों की किस्में भी विकसित होंगी। साथ ही वैकल्पिक कृषि पद्धति को भी अपनाया जाएगा तथा जोखिम प्रबंधन, कृषि संबंधी ज्ञान व सूचनाओं तक पहुँच एवं जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। इस मिशन को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इसे कृषि को प्रत्याशित जलवायु के प्रति अनुकूल बनाने हेतु शुरू किया गया। इस मिशन को परंपरागत ज्ञान अभ्यास प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी, भूक्षेत्रीय प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकियों के कन्वर्जेंस और एकीकरण से सहायता मिलेगी। इससे नए प्रकार के ऋण और बीमा तंत्र की व्यवस्था होगी ताकि अपेक्षित प्रणाली आसानी से अपनाई जा सके। फिर है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्मों सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास तंत्रों के माध्यम से वैश्विक समुदाय को सूचीबद्ध करने के लिए तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं की पहचान करने के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन की परिकल्पना की गई। यह जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं में उच्च गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मिशन की अनुसंधान कार्यसूची में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव सहित स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी एवं प्रवास पैटर्न पर प्रभाव और तटीय समुदायों के जीविकोपार्जन साधन भी शामिल होंगे। यह देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की जलवायु संबंधी शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संरचनाओं की स्थापना में भी सहायता देगा। मिशन के अंतर्गत अनुसंधान में सहायता के लिए एक जलवायु विज्ञान अनुसंधान निधि का भी प्रावधान है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, जिसमें से 3 शमन और 5 अनुकूलन से संबंधित हैं। तो इसको भी देख लेते हैं और फिर यहीं पे वीडियो को रोक देंगे। मिशन है राष्ट्रीय सोलर मिशन। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना है, जिसे अब 100 गीगावाट तक कर दिया गया। मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। फिर है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। इसमें ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना एवं देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति करना है। ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है। फिर है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। इसमें भवनों में ऊर्जा बचत, सुधारों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करना है। ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर है राष्ट्रीय जल मिशन। जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने तथा राज्य के अंदर एवं बाहर उचित जल वितरण सुनिश्चित, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर है हिमालयी परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय परितंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय करना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर राष्ट्रीय हरित मिशन, हरित भारत मिशन, अगले 10 वर्षों में वन वृक्ष क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि करना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सूखा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन व कृषि अनुसंधान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। फिर है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं की पहचान करने के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। एक मिनट, ये मिशन समन पर आधारित, मिशन अनुकूलन पर आधारित।
तो इसमें से 3 जो है वो शमन पर आधारित है और 5 जो है वो अनुकूलन से संबंधित है। अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जोखिम पूंजी निधि के माध्यम से निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा और मिशन में अनुसंधान परिणामों पर आधारित नवीन ज्ञान के प्रसार पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो अब आगे हम लोग वीडियो को यहीं रोकेंगे। हम लोग आगे की क्लास में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अभी इसके बाद कितना बाकी है। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में लोक विकास एवं पर्यावरण को समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके पुराने वीडियोस जो यानी पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में समझने के लिए कुछ भी नहीं था, बस आपको सुनना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।